हेलो एवरीवन। आज का हमारा आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। मतलब हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क पड़ा जब हमने अपने प्राइस में कोई चेंज लाया, वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे एक रबड़ इलास्टिक खींचता है ना, वैसे ही हमारी डिमांड कितनी खिंचती है, कम या ज्यादा, प्राइस के ऊपर नीचे होने से। रेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 0 टू इन्फिनिटी जाती है। बिटवीन 0 एंड 1 हो तो हम उसको इन इलास्टिक बोलते हैं, और इन 0 टू इन्फिनिटी तक जो जाती है उसको हम हमारी देखो दो तरीके से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इन इलास्टिक डिमांड कब की रेंज क्या होती है, वो होती है 0 और 1 के बीच में। और अगर हमें पूछा जाए कि रेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो वो 0 टू इन्फिनाइट होती है। ए गुड विद ए वर्टिकल डिमांड कर्व हैज ए डिमांड विद 0 इलास्टिसिटी। ऑब्वियस है, वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। देखो वर्टिकल डिमांड कर्व हमारी इस तरीके से बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी डिमांड इलास्टिसिटी है इस केस में वो 0 है। प्राइसेस को हम जितना मर्जी ऊपर नीचे ले जाएं, हमारी डिमांड वैसी की वैसी ही रहेगी। द मोर सब्सटीट्यूट अवेलेबल फॉर ए प्रोडक्ट द लार्जर इट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट्स ऑब्वियस। देखो सब्सटीट्यूट गुड्स हमारी वो गुड्स होती है जो हम एक दूसरे के जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक के हमारे आगे फैंटा आ गया, कोका कोला आ गया, तो अगर हम बाजार में कोल्ड ड्रिंक लेने गए, हमें कोका कोला नहीं पसंद आया, तो हमें कोका कोला नहीं मिला, तो हम बोलते चलो फैंटा ही दे दो। तो हम क्या है, वो सब्सटीट्यूट है ना। तो अब आप देखो कि अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो लोग डेफिनेटली स्विच कर जाएंगे फैंटा पे। तो उसके थोड़े से प्राइस की वजह से डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। इसलिए ये लार्जर सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत हाई होती है। डिमांड इज लाइकली टू बी लीस्ट इलास्टिक। देखो टूथपिक्स के केस में देखो बच्चा, टूथपिक्स हो गई, जैसे नॉर्मल सी चीज है ना, वो एक नॉर्मल सी है, अगर उसका प्राइस बढ़ भी गया, देखो डिमांड इज लाइकली टू लीस्ट इलास्टिक, तो डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका तो सब्सटीट्यूट कोई है ही नहीं ना। टूथपिक्स का क्या है, सब्सटीट्यूट है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो हमें उसका जो भी प्राइसेस होगा हम उसको खरीद लेंगे। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो ही गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं की जा सकती। जैसे हमने अगर कार खरीदी है, तो अगर कार की डिमांड बढ़ी है मतलब लोग बहुत कार्स खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जो पेट्रोल की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अगर कार का पेट्रोल रेट्स ज्यादा हो गए, कारों के रेट्स ज्यादा हो गए, तो लोग कम परचेज करेंगे। तो ऑब्वियस है, जब कारें कम परचेज करेंगे तो पेट्रोल का डिमांड भी कम होगी, तो उसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड कम होगी। इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गुड्स हुज इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। देखो बच्चा, यूजुअली जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी होती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी गुड्स की डिमांड बढ़नी चाहिए। बट कुछ ऐसी गुड्स है जिस केस में इनकम बढ़े या ना बढ़े, मतलब अगर इनकम बढ़ भी रही है, ना बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि हम वहीं के वहीं रहेंगे, स्विच नहीं करेंगे। बट अगर गुड्स की डिमांड बढ़ भी जाए, ठीक है, हमारी इनकम बढ़ भी जाए, उस केस में भी हम उसकी जो डिमांड है ना वो कम हो जाती है, जबकि बढ़नी चाहिए या उतनी रहनी चाहिए। तो वो होती है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में हमारी जैसे बाजरा वगैरह हो गया, ठीक है, तो आप आज तक बाजरे की रोटी खा रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप क्या ज्यादा बाजरा खाना शुरू कर दोगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप स्विच करोगे किसी अच्छे ब्रांड के आटे के ऊपर, कि अब मैं ये नॉर्मल ब्रांड का आटा नहीं खाऊंगा, नॉर्मल चीज आटा नहीं खाऊंगा, मैं कोई अच्छी कंपनी का चीज खाऊंगा। तो वो होगी हमारी इंफीरियर गुड्स। इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ, इलास्टिसिटी किसका मेजर है? ये रिस्पॉन्सिवनेस का मेजर है कि कैसे प्राइस चेंज का डिमांड पे इफेक्ट होता है। एंड लग्जरी गुड्स टेंड्स टू हैव, देखो जो लग्जरी गुड्स है ना उनकी इलास्टिक डिमांड होती है। आपने देखा होगा, आप कोई महंगी चीज, जैसे डायमंड का रेट जितना बढ़ेगा ना, लोग उतनी ज्यादा उसको क्यूरियोसिटी रखते हैं खरीदने की। गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, बट क्या लोग उसको लेना बंद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो लग्जरी गुड्स होती है ना, ये भी एक हमारी एक्सेप्शन ही ले लो आप लॉ ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जो ज्यादा दिन तक चलने वाली है, तो ग्रेटर देन यूनिट होगा। ऑब्वियस है कि इलास्टिसिटी उसकी ग्रेटर देन यूनिटी होगी। उसके बाद इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड इज अनरिस्पॉन्सिव, देखो मतलब प्राइस के ऊपर नीचे होने से हमारी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इररिस्पॉन्सिव, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब वो खिंचो नहीं रही है, वो वहीं की वहीं रह रही है जहां वो थी।
ये यूजुअली हमारा नेसेसिटी, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट हमारी नेसेसिटी गुड्स में आता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि उसका प्राइस अगर वो पहले 10 रुपए का पैकेट मिलता था, तब भी हम महीने 15 दिन में एक पैकेट यूज करते थे। अब वो 30 का पैकेट मिलता है, अब भी हम उसको 15 दिन में एक पैकेट यूज करते हैं। तो क्या उसकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ा उसका प्राइस कम ज्यादा होने से? और अगर कल को इसका प्राइस 100 रुपए भी हो जाता है, तो तब भी हमने उसको 15 दिन में अगर एक पैकेट लगता है घर पे, तो एक ही करना है। तो क्या हम लोग उसको अब आधा पैकेट यूज करना शुरू कर देंगे? नहीं। तो जो नेसेसरी गुड्स होती है उस केस में हमारी डिमांड इलास्टिसिटी जो होती है, डिमांड वो जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। When price of product falls by 10% and its demand rises by 30%, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आपने 10% किसी चीज का प्राइस कम किया, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो डिमांड है वो 30% बढ़ गई। इसका मतलब थोड़ी सी चेंज किया प्राइस में, लेकिन डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ गया। तो ये हमारा कितना बड़ा, इसमें तो कैलकुलेशन बोली हुई है, लेकिन ये कौन सा है? ये इलास्टिक डिमांड होगी। तो ये कितनी हुई? 30/10 करेंगे तो 0.3% हमारा आंसर आएगा। Then प्राइस एंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो रेवेन्यू भी कम हो रहा है। तो डिमांड को हम लोग इनइलास्टिक बोलेंगे, क्योंकि वो अगर वो 10 रुपए बढ़ रहा है वो भी 10 रुपए बढ़ जाएगा, वो 10 रुपए कम हो रहा है वो भी 10 रुपए कम हो जाएगा। तो खासा कोई फर्क पड़ा नहीं। हॉरिजॉन्टल डिमांड का देखो, वर्टिकल मैंने आपको यहाँ पे करवाई, वर्टिकल हो गई जो सीधी लाइन है, मतलब इसका प्राइस के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्राइस आप जितना मर्जी ऊपर नीचे करो, डिमांड वहीं की वहीं है। हॉरिजॉन्टल ये है कि आप प्राइजेस को हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज इनफाइनाइटली, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा सा ऊपर करोगे ना, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा प्राइसेस को ज्यादा करोगे ना, डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, सॉरी नॉट लेस देन 1, इट्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड infinity responsive to the price changes is called perfectly elastic. It's elastic, मतलब वो बहुत ज्यादा तेज देर तक, बहुत दूर तक इलास्टिक की तरह खिंचो रही है। The elasticity coefficient for unitary demand curve is equal to 1. एंड इसके बाद है हमारा दैट इज इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड इन 2 मेथड होते हैं, एक जियोमेट्रिकल मेथड होता है, एक अर्थमेटिकल मेथड होता है। एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद नेसेसिटी गुड्स टेंड्स टू हैव इनइलास्टिक डिमांड, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलास्टिसिटी इज फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द, अच्छा ठीक है, अगर हम लोग इलास्टिसिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्स ऑफ सप्लाई और डिमांड को भी एनालाइज करना पड़ेगा। डिस्कार्डेड मटेरियल सब्सटेंसेस हैविंग नो वैल्यू, देखो जिनका कोई भी मटेरियल की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये हमारे अकाउंट्स में भी कंसेप्ट आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है और बिजनेस में भी आता है। वेस्ट और स्क्रैप, वेस्ट बच्चा वो है जब हम लोग किसी चीज को यूज कर रहे हैं उसके बाद हमारा किसी काम का वो नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट। लेकिन अगर हम उसको, जैसे हमारे घर में डोमिनोज का पिज्जा आया, उसका जो गत्ता आया, अगर वो पतले वाले गत्ते में आया, वो नहीं बिक रहा है बाजार में आपसे दोबारा से, मतलब आपको उसको जलाना पड़ रहा है या डस्टबिन में डालना पड़ रहा है, तो वो वेस्ट है। लेकिन अगर वो मोटे वाले गत्ते में पैक होके आया, जिसको आप रख सकते हो बाद में मुरमुरे वाले को बेच के, उससे आप अर्न कर सकते हो, या उसकी कुछ आपको 1 या 2 रुपए मिल जाता है, तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। तो स्क्रैप हो गया जो उसमें से कुछ वैल्यू निकली, मतलब जो आपके पास फालतू का मटेरियल पड़ा है उसकी कुछ वैल्यू है, तो वो हमारा स्क्रैप है। अगर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो वेस्ट है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर यूज करते हैं, न्यूज़पेपर लगवाया हमने घर पे, किसी ने भी लगवाया, आपने लगवाया, तो देखो हम उसको पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं अब तो आज की डेट का न्यूज़पेपर हमने पढ़ लिया, कल वो वेस्ट मानते हैं, बट दैट वाज नॉट वेस्ट। एक्चुअली उसकी एक स्क्रैप वैल्यू होती है। आपने बेशक वो न्यूज़पेपर 5 रुपए का खरीदा होगा, रद्दी के भाव में बेशक वो 1 रुपए का बिकेगा, बट वो बिकेगा, वो आपको कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू उसकी होगी ही होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरीके से, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज 1 मैन 1 वोट। देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, उसमें क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? 1 मैन का, एक बंदे का एक ही वोट होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मैन मे कम एंड मैन मे गो बट द कंपनी एग्जिस्ट। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी हमारी बंद नहीं हो रही है। यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू, देखो यूटिलिटी क्या है? देखो हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी यूटिलिटी है, हम जब तक उसको ऐसे ही यूज कर रहे हो, हमें जब तक कोई चीज हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी हम उसको यूटिलिटी नहीं कंसीडर करेंगे। वर्थ ए रुपी टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हम लोग जितना चीज को एक्स्ट्रा यूज करें, हमें उससे उसका कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, एडिशनल यूनिट यूज करने से क्या फायदा हो रहा है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो अगर हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा लगाने से थोड़ी सी भी सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा मिल रही है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये हमारा इलास्टिसिटी वाले के कुछ एमसीक्यूज से, ये मैंने ओल्ड पेपर से आप लोगों के लिए लाए थे।
एंड आई होप आप सबको पसंद आए होंगे. प्लीज लाइक एंड कमेंट. थैंक यू.